हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है प्रभात। क्लास 12 फिजिक्स में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के बारे में और इन डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है इसके बारे में बात करेंगे। आपके स्कूल एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल का जो डेरिवेशन है वो कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के पूछे जाने के आपके एग्जाम में चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत हाई है। तो बहुत ध्यान से चीजों को समझना। और सबसे अच्छी बात यह ना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, तो बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको एक्चुअल में दो चीजें आनी चाहिए। पहला कि आप एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हो, कैसे निकाला जाता है वो। और दूसरा, अगर मल्टीपल चार्जेस एक जगह पर रखे हुए हैं और उसकी वजह से एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालनी है तो कैसे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से हम उसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अब ये दो कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत डिटेल में कवर करे हुए हैं। तो अगर अभी आपको इन दोनों टॉपिक के बारे में अच्छे से नहीं पता है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा पहले इन टॉपिक्स को कवर कर लो, फिर इसे देखना, तो आप ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर लोगे और पक्का क्वेश्चंस अपने एग्जाम में बना ले जाओगे। यहां आई बटन पे मैं इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। वहां पर से जाकर आप इन दोनों टॉपिक को कवर कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से कैसे निकालते हैं। या फिर आप सीधे यूट्यूब के सर्च बार में टाइप कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड बाई केमिस्ट्री कक्षा, तो आपको वहां से वो वीडियो और प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से भी देख सकते हो। हालांकि आई बटन पे तो मैं लिंक ऑलरेडी दे दूंगा, पर अगर आपको पता है तो फटाफट कोई और टाइम वेस्ट करे बिना हम लोग सीधे अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज होती है। डाइपोल वर्ड का मतलब ये होता है कि आपके पास दो पोल होने चाहिए। यहां पर ये जो दो पोल हैं ये दो चार्जेस के बने होंगे। यहां पर हम लोग दो सेम मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट नेचर के चार्जेस लेंगे। हम लोगों ने एक प्लस क्यू चार्ज लिया है और एक माइनस क्यू चार्ज लिया है। इन दोनों चार्जेस को पॉइंट चार्ज होना पड़ेगा, यानी इनका साइज बहुत छोटा होना चाहिए। और इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर बहुत कम डिस्टेंस है तो इस तरह से ये जो सिस्टम बनेगा, इस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे डाइपोल, या टू बी स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से बना हुआ है। अब कुछ स्पेशल पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, जो किसी भी सिस्टम को डाइपोल बनने में हेल्प करेगा या फिर नहीं करेगा। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनने के लिए इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, नेचर और नेचर जस्ट अपोजिट होना चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब, अगर ये पॉजिटिव चार्ज 5 कूलम का है, 5 कूलम का है, तो इस नेगेटिव चार्ज को भी -5 कूलम का होना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पॉजिटिव चार्ज को 5 कूलम ले ले और नेगेटिव चार्ज को -3 कूलम ले ले, -2 कूलम ले ले, -10 कूलम ले ले, तब डाइपोल नहीं माना जाएगा। तब ये चार्ज सिस्टम तो रहेगा, लेकिन डाइपोल होने के लिए इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी है। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। दूसरा, डाइपोल होने के लिए इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है यूजली ये कम होती है, मतलब कम ली जानी चाहिए, तभी आइडियल डाइपोल बनेगा। तो आई होप डाइपोल के बारे में ये बात आपको समझ में है कि डाइपोल बनने के लिए किन किन कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। पॉइंट चार्जेस जस्ट अपोजिट नेचर के होने चाहिए, बट इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और इनके बीच की डिस्टेंस कम होनी चाहिए। अब डाइपोल की थोड़ी सी हमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है और इसकी वजह से जो फॉर्मूले आने वाले अगर वो पढ़ने हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा टर्म हमें और डिफाइन करना पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। अब अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशन, यानी ये चीज हमने पहले से मान ली है, अगर हमने पहले उल्टा मानी होती तो हम उल्टा आज तक फॉलो कर रहे होते, लेकिन जो माना है उसी के हिसाब से हम लोग आगे चीजें फॉलो करते हुए चलेंगे। तो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ डाइपोल हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ हमें लेनी है। यानी अगर इस सिचुएशन में मेरे को डाइपोल की डायरेक्शन बतानी है तो मैं इस माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ बताऊंगा। अगर ये मान लो ए पॉइंट है, अगर नेगेटिव चार्ज मैं ऐसा मान लू ए पॉइंट पे रखा है और पॉजिटिव चार्ज बी पॉइंट पर रखा है, तो यहां पर मैं डायरेक्शन ऑफ डाइपोल बोलूंगा ए से बी या ए बी। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई है कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेनी होती है, और ये कन्वेंशन फिजिक्स में है। केमिस्ट्री में आप लोगों को याद होगा ये कन्वेंशन उल्टा है। जैसे मान लो अगर HCl मॉलिक्यूल के बारे में हम बात करें, तो आई एम प्रीटी श्योर क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक आपने इतना पढ़ा होगा कि आपको यह पता होगा कि HCl में Cl इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो Cl के ज्यादा पास आते हैं और Cl पर नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। तो यहां पर भी देखो सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट चार्ज एक दूसरे के अगल बगल है, तो यहां पर भी एक डाइपोल बना है। बट केमिस्ट्री में डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव ली जाती है। अब केमिस्ट्री में पॉजिटिव से नेगेटिव लेने का अपना बेनिफिट है
और फिजिक्स में डायपोल की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव लेने का अपना बेनिफिट है। तो हम क्योंकि फिजिक्स में बात कर रहे हैं तो हम इसके बेनिफिट के हिसाब से काम करेंगे। तो हम लोग डायपोल की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेंगे। आगे चलने से पहले एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा। डायपोल में इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जिसे मैंने डी लिया है, कई बार हम डेरिवेशन में इस डिस्टेंस को 2a इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 2a इस्तेमाल करने पर जब हम डायपोल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जिसके ऊपर हमारे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो 2a वैल्यू मानने पर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा काफी सिंपल बन जाएगा, आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। डी मानने पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। इस कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करने के लिए हम 2a मानते हैं। भाई आप एक डिस्टेंस को चाहे डी बोलो चाहे 2a बोल दो, है तो वो डिस्टेंस ही ना, कुल मिलाकर ये डी 2a के बराबर होगा। अगली बात, डायपोल में दोनों चार्जेस का जो ठीक मिड पॉइंट होगा, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो ठीक मिड पॉइंट होगा, इस मिड पॉइंट को मेरे बच्चे हम लोग बोलते हैं अरे क्या हो रहा है भाई, इस मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ डायपोल। तो ये वर्ड भी आपको पता होना चाहिए। दोनों डायपोल में दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट है, दिस मिड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डायपोल। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ये मिड पॉइंट है। अब जब ये बातें पता है तो अब हम लोग फॉर्मुलास की तरफ जा सकते हैं डायपोल के लिए। अब देखो हमारा मेन कंसर्न है डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। लेट मी टेल यू, डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दरअसल में हमें एक नया टर्म खुद डिफाइन करना पड़ा था, जिसे हम लोग बोलते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की हेल्प से हम लोग डायपोल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो पहले हम लोग डायपोल मोमेंट का आइडिया समझ लेते हैं, ये क्या चीज होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डायपोल मोमेंट हमने खुद अपनी तरफ से बनाया है। मेरे बच्चे एक मिनट दीजिएगा मेरे को। डायपोल मोमेंट हम लोगों ने खुद अपनी तरफ से बनाया हुआ है, ठीक है। तो कैसे अपनी तरफ से बनाया है, आप याद करो क्लास 11 में जब हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ा था, तो लॉज ऑफ मोशन में फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें पहले डिफाइन करना पड़ा था लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को बोलते हैं। ये हमने पहले से खुद डिफाइन करा था, इसकी हेल्प से फोर्स डिफाइन करा था। बिल्कुल इसी एनालॉजी को आप सोचो कि हमें डायपोल्स की दरअसल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, लेकिन इसे निकालने के लिए हमें एक टर्म खुद डिफाइन करना पड़ा, जिसे हम लोग बोलेंगे डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट निकालते कैसे हैं, तो जैसे लीनियर मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, ऐसे ही अगर डायपोल हमें गिवन है तो डायपोल मोमेंट अगर हमें निकालना है तो डायपोल मोमेंट बड़े सिंपल तरीके से निकल आएगा। तो सबसे पहले डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आप इसे P से डिनोट करते हो और वेक्टर होने की वजह से इसे P वेक्टर बोलोगे। और अगर ये वेक्टर हमें निकालना है तो बस सिंपल सा तरीका होगा, डायपोल में जो चार्ज हमने लिए हैं उसका मैग्नीट्यूड ले लो। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो Q ही है, तो हम चार्ज के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे इनके बीच की डिस्टेंस से। अब ये डिस्टेंस अगर हमने d ले रखी है तो d से आप मल्टीप्लाई कर दो। यूजली हम लोग क्या लेंगे, 2a लेंगे, तो आप 2a से मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को 2a लेकर चलता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दरअसल में यहां पर चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे 2a से। पर एक बात हमें यह समझनी है कि क्योंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इन दोनों में से एक को वेक्टर बनाना होगा। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, उसे वेक्टर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन 2a एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस को वेक्टर बना सकते हैं। तो हम यहां पर डिस्टेंस यानी 2a को वेक्टर बनाएंगे, और 2a में भी बस a को बना लो क्योंकि 2 तो नंबर ही है, तो हम a को वेक्टर बनाते हैं। यानी दरअसल में हमारे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन a की डायरेक्शन के जैसी होनी चाहिए। और याद रखना q को आप बस इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड लोगे, चाहे आप पॉजिटिव q लो या नेगेटिव लो, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा ना, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो आपको यहां पर बस मैग्नीट्यूड रखना है। तो अब सवाल है कि a वेक्टर कौन सा लें, क्योंकि a वेक्टर ही डिसाइड करेगा कि p वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। तो आपको इसीलिए सबसे पहले बताया गया था कि डायरेक्शन ऑफ डायपोल क्या है, डायरेक्शन ऑफ डायपोल नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। तो हम ये जो a वेक्टर लेंगे ये भी मेरे बच्चे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेंगे, और पेन का कलर मैं ब्लैक चूज कर लेता हूं। तो ये जो वेक्टर है ये हो जाएगा मेरा बच्चे 2a वेक्टर। नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसी को हम 2a वेक्टर बोलेंगे। और अगर 2a वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो हमारा डायपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब है सेम डायरेक्शन मेरे p वेक्टर की भी हो जाएगी, यानी डायपोल मोमेंट की हो जाएगी। डायपोल मोमेंट का अपना खुद का सिग्निफिकेंस कुछ खास नहीं है। डायपोल मोमेंट तो हमें बस ये बता रहा है कि एक डायपोल में जो चार्ज है और जो उनके बीच की डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट कितना है।
इसका सिग्निफिकेंस सबसे मेन आएगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट की हेल्प से निकाला जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने में डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है, जो वेक्टर है, ये हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये आ गया मेरे बच्चे डाइपोल मोमेंट वेक्टर। बट अगर मान लो मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो डाइपोल मोमेंट के यूनिट वेक्टर की खास बात क्या होगी? पहली बात तो अगर मैं फॉर्मुला लिखना चाहता हूं तो यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मुला हो जाएगा पी वेक्टर में मैं पी के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दूंगा। तो ये डाइपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर आ गया। और पी का मैग्नीट्यूड अगर मैं आपसे पूछूं क्या होगा, तो पी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बस आप क्यू को 2a में मल्टीप्लाई करो ए वेक्टर की बजाय। भाई 2a अपने आप में दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस ही तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो आप बस पी अगर लेना चाहते हो, यानी आप डाइपोल मोमेंट का बस मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए आप चार्ज के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो 2a से। तो ये हमारे डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहां पर कई सारे बच्चे गलती कर देते हैं जल्दबाजी में, एंड सिली मिस्टेक ही होती है बेसिकली में ये। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो नहीं होगी, बट कई बार जल्दबाजी में हो जाती है। सिली मिस्टेक क्या होती है, कई बच्चों को ये याद रहता है, और मतलब मैं आपको बता दूं इन बच्चों में मैं भी था, जब मैंने भी ये क्लास 11-12 में पढ़ा था, तो मुझसे भी ये कॉमन मिस्टेक बहुत बार हुआ करती थी, और इसके चक्कर में कई क्वेश्चन मेरे गलत हो जाते थे और टेस्ट वगैरह में मार्क्स भी कम आते थे। और इससे मेरे को ये पता चलता था कि यार मेरा अटेंशन स्पैन कितना कम है, मेरे से कैसे सिली मिस्टेक हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसे अवॉइड करना। ये मिस्टेक क्या है, दरअसल में यहां पर क्योंकि 2a लिखा हुआ है, तो कई बार बच्चों को लगता है कि दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है हमें उसका डबल यहां पे रखना है, जबकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पूरी डिस्टेंस को ही हम 2a बोल रहे हैं। गलती क्या होती है बच्चों से, लेट मी टेल यू एक एग्जांपल के साथ। मान लो ये d, यानी ये जो आपको दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, ये 5 मीटर दिया हुआ है, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। तो कई बार बच्चे यहां पर q की, अगर मान लो q आपको 10 कूलम दे रखा है, तो q की जगह 10 रखते हैं और a की जगह पे 5 रख देते हैं, और आंसर 10 × 10 से 100 निकालते हैं। जल्दबाजी में ऐसी गड़बड़ हो जाती है, वो ये भूल जाते हैं कि दरअसल में ये पूरी ही डिस्टेंस 2 है। तो आपका ये जो 5 मीटर लेंथ आ रहा है, ये पूरा पूरा 2a का वैल्यू है। आपको a की जगह 5 नहीं रखना है, पूरा 2a की जगह पर 5 रखना है, देन यू विल गेट द आंसर। यही बच्चे जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं, आप मत करेगा, पहले से आपको बता दिया ये मिस्टेक हो सकती है, प्रिकॉशन लेकर चलिएगा इसका, ठीक है। अब अपनी कहानी को आगे बढ़ा लेते हैं। तो हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट समझ लिया, डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर फॉर्म है वो भी देख लिया, डाइपोल मोमेंट का जो स्केलर फॉर्म है वो भी देख लिया। दूसरी बात, डाइपोल मोमेंट की फटाफट 2 मिनट के अंदर यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी, और मैं इंटरेस्टेड हूं एसआई यूनिट में। तो कूलम चार्ज की एसआई यूनिट है, और ए दरअसल में डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर हो जाएगी। तो डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर। तो डाइपोल मोमेंट की हमें यूनिट भी मिल गई, यूनिट आ गई, तो डायमेंशन वगैरह भी आप निकाल ही सकते हो, मुझे भरोसा है, ठीक है। डायमेंशन निकालना भी आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस दिमाग की हमारे अंजर पंजर खोलता है फॉर्मुलों के लिए। तो जितना ज्यादा आप उसको प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। बट फिलहाल अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और मेन मुद्दे पर आते हैं कि डाइपोल मोमेंट को सीखने का हमारा मेन पर्पस था कि हम ये समझ पाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल कैसे निकलेगा। तो उसी पर आते हैं, उसी मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल के बारे में। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की निकालते हैं, दो अलग सिचुएशन में निकलेगी, तो इसलिए हम इसे पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे डाइपोल की उसके एक्सिस पर, यानी उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर। तो पहले यह समझ लें कि डाइपोल की एक्सिस और उस एक्सिस पर पड़ने वाला पॉइंट क्या है, उसका मतलब क्या है। तो जैसे इमेजिन करो आपको एक डाइपोल दिया हुआ है, दिख रहा है यहां पे डाइपोल, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज है, और इनके बीच में 2a डिस्टेंस है। तो ये पूरा सिस्टम हमारा डाइपोल है। इन दोनों डाइपोल्स के चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसी लाइन को अगर हम आगे और अगर पीछे बढ़ा दें, तो इस पूरी लाइन को बोला जाएगा मेरे बच्चे एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये चीज है एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब इस एक्सिस पर बहुत सारी अलग अलग जगहों पर अलग अलग पॉइंट आ सकते हैं। तो इस एक्सिस पर हमने एक रैंडम पॉइंट P चूज कर लिया है। तो हमें इस पॉइंट पर दरअसल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस डाइपोल की वजह से। तो ये हमारा एक्सियल पॉइंट हो गया, यानी एक ऐसा पॉइंट जो एक्सिस पर है। तो अब हम निकालेंगे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल सा आइडिया है। दरअसल में डाइपोल में ये दोनों ही चार्जेस पॉइंट चार्जेस है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा,
और पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा उससे अवे होती है। यानी पॉइंट को पॉजिटिव चार्ज से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उसी लाइन पर उस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज से अवे अगर आप एक वेक्टर बनाओगे तो ये वेक्टर पॉजिटिव चार्ज की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करेगा। नेगेटिव चार्ज भी एक पॉइंट चार्ज है और वो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, बट नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको निकालनी है तो उस नेगेटिव चार्ज की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट और चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उससे नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो हम लोगों ने पी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखी, वो नेगेटिव चार्ज की तरफ है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, वो उससे अवे है। तो हमें दिखाई दे रहा है पी पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे पी पॉइंट पर निकालनी है तो मुझे इन दोनों वेक्टर का सम करना होगा, और इन दोनों वेक्टर का सम करने के लिए मुझे ये दोनों वेक्टर निकालने होंगे कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वेक्टर फॉर्म में। उसके लिए हमने एक छोटी सी बात मानी है कि इन दोनों पॉइंट चार्ज का, यानी इन दोनों मतलब ये दोनों चार्जेस जो डाइपोल बना रहे हैं, इन दोनों डाइपोल का मिड पॉइंट कहीं ना कहीं होगा, मान लेते ये। तो इन दोनों डाइपोल के मिड पॉइंट से पी पॉइंट की डिस्टेंस को हमने माना है आर, और अगर पूरे डाइपोल की डिस्टेंस 2 थी, और अगर ये पॉइंट लेट्स से ए है, इसे मैं ए मान ले रहा हूं, तो अगर ये पॉइंट ए है तो ए से क्यू की डिस्टेंस, अगर ये पूरी डिस्टेंस 2a है और a अगर मिड पॉइंट है तो ये a हो जाएगा और ये a हो जाएगा। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि मुझे अब ये मिल जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज से ये जो p पॉइंट है ये r और a के टर्म्स में कितनी दूर है। अब ये पूरी डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस a है, तो बची हुई डिस्टेंस अगर मैं निकालना चाहूं, यानी सिर्फ p से q की डिस्टेंस निकालना चाहूं, तो कोई भी बच्चा मेरे को बता सकता है ये r माइनस a आएगा। r में से a माइनस कर दो, ये पूरी डिस्टेंस आ जाएगी r माइनस a। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज से p पॉइंट की डिस्टेंस अगर मैं निकालना चाहूं, तो p पॉइंट से a पॉइंट की डिस्टेंस अगर r है तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस मेरे को और ऐड करनी पड़ेगी, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी r प्लस a। अब बात कर लेते हैं ये p क्या है। ये p दरअसल में डाइपोल मोमेंट वेक्टर है जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ बनाकर हमें दिया गया है। तो अगर मेरे को p वेक्टर चाहिए तो p वेक्टर तो मैं फटाफट निकाल सकता हूं मेरे बच्चे, वो आ जाएगा चार्ज q मल्टीप्लाई बाय 2a वेक्टर, और 2a वेक्टर हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेना है। और अगर मैं p कैप निकालना चाहूं, यानी p की डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनाना चाहता हूं। आप सबको यह पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर दरअसल में किसी भी एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं डाइपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूं, इसका मतलब है ये p कैप डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। एक यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है, तो ये p कैप दरअसल में इस डाइपोल की डायरेक्शन को शो करेगा। तो p कैप की वैल्यू आप बोल सकते हो ये आ जाएगा p वेक्टर डिवाइडेड बाय p का मैग्नीट्यूड। लेकिन मोटा मोटी तौर पे आपको पता होना चाहिए p कैप हमें शो करेगा डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है हमें इस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर में कैलकुलेट करने में, और नेगेटिव चार्ज की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने में। कैसे करेंगे वो फटाफट देखते हैं। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं। सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी, आई एम प्रीटी मच श्योर। अब ये जितनी बातें आपने दिमाग में रखोगे उतना आपके लिए बेटर होगा मेरे बच्चे। अब लेट्स से मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालना चाहते हो। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अपने आप में एक पॉइंट चार्ज है, तो एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जो भी चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड है q, वो ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय चार्ज से पॉइंट की जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर कर दो। तो चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस r माइनस a है, तो हम r माइनस a का स्क्वायर कर देंगे। पर क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो हमें डायरेक्शन भी चाहिए। तो अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो वो, अगर डायरेक्शन आप ध्यान से देखोगे तो p की डायरेक्शन में ही है। p भी लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जा रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो भी लेफ्ट की तरफ जा रही है। तो क्योंकि दोनों डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही है। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैंने आपको बताया हम लोग p कैप से शो कर सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर डायरेक्शन को बताने के लिए, ये पूरा मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग p कैप से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे बच्चे। या चाहो तो आप ये बोल दो कि डायरेक्शन हो जाएगा a p की डायरेक्शन में।
टुवर्ड्स एपी, मतलब एपी का मतलब है ए से स्टार्ट करोगे और पी की तरफ जाओगे। सिमिलरली हम चाहें तो नेगेटिव चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालूंगा तो उसका भी फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा 1/4πε0। अब जो नेगेटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड तो क्यू ही है, नेगेटिव तो उसका नेचर है, मैग्नीट्यूड तो क्यू रहने वाला है, तो क्यू हम लोग लेंगे डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है। तो नेगेटिव क्यू से पी की डिस्टेंस आर, और देखो मैंने गड़बड़ कर दी, आर प्लस ए था, गलती से माइनस लिख दिया। हो सकता है कुछ बच्चों ने जो अटेंशन देके पढ़ा था उन्होंने नोटिस कर लिया और कमेंट कर दिया हो आर प्लस ए है, हाँ करेक्शन का हो जाएगा यहाँ पर, ये आर प्लस ए लेना है। मैंने बोला शायद आर प्लस ए ही था और गलती से लिख दिया आर माइनस ए, तो यहाँ पर करेक्शन कर लिया है, तो ये हो जाएगा आर प्लस ए और इसका हम लोग क्या कर लेंगे स्क्वायर। अब यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है, हमें डायरेक्शन भी चाहिए, तो अब नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में उल्टा है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन लेफ्ट में है लेकिन नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है। तो अब ये दोनों वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर को माइनस साइन से डिनोट करते हैं। तो अगर पी कैप डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को शो करता है तो माइनस पी कैप इसके उल्टी डायरेक्शन को शो करेगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है ये उल्टी डायरेक्शन में है, तो यहां पर डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोग माइनस पी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर ये बोल देंगे कि ये डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स पी ए। पी ए का मतलब क्या है, पी से ए पॉइंट की तरफ जाना है आपको। अब ये दोनों हमें दरअसल में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गए, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बस इन दोनों का सम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ नेगेटिव चार्ज। दोनों को ऐड करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब इस माइनस को अगर मैं सबसे पहले लिख दूं तो इस माइनस का मुझे इस प्लस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मुझे नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इवेंचुअली यहां माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस ए स्क्वायर, साथ में यहां पर आ जाएगा P वेक्टर और यहां पर भी आ जाएगा P वेक्टर। मैंने माइनस को ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया है, जो माइनस का P कैप था उस माइनस को इस प्लस में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अब मुझे कैलकुलेशन में दिख रहा है 1/4πε0 Q और P वेक्टर कॉमन है, तो मैं काम करूंगा ये सारी कॉमन चीजें निकाल लूंगा और पेन का कलर चेंज कर लूंगा ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे देखने में, बोरियत ना आ जाए। तो मैंने Q कॉमन ले लिया। अब हमारे पास इस वजह से पहला टर्म जो बचा वो बचा R माइनस ए, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस यहां पर बचा 1/R प्लस ए, इसका स्क्वायर कर देंगे, और मैं भूला नहीं हूं कि मुझे P कैप लिखना है, P कैप मैं सबसे लास्ट में लिखूंगा क्योंकि वो डायरेक्शन को शो कर रहा है ना, तो P कैप सबसे लास्ट में लिख दिया। अब बस इस पर्टिकुलर ये जो रेशियो है, मतलब ये जो हमें फ्रैक्शन दे रखा है इसको सॉल्व करना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो बस बड़े आराम से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर आ गया 1/4πε0 Q, एलसीएम अगर लेंगे तो ये दोनों टर्म क्योंकि अलग अलग हैं और इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो सीधे आप इनको मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम लोगे, इसकी वजह से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा R, भाई इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका इधर, तो ये R प्लस ए स्क्वायर आएगा माइनस R माइनस ए स्क्वायर आएगा, साथ में P कैप का मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर में A प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे और A माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे, और नीचे नोटिस करो अगर लिखा हुआ है R माइनस ए का स्क्वायर R प्लस ए का स्क्वायर, तो हम एक काम कर सकते हैं, मैं यहीं पर कर दे रहा हूं क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है, कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनके ऊपर कॉमन स्क्वायर लगा दे रहा हूं। ऐसा मैंने इसलिए करा ताकि आपको एक खास चीज दिखाई दे कि यहां पर ब्रैकेट में R माइनस ए और R प्लस ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल वैसा टर्म है A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यही काम अगले स्टेप में हमें करना है, ठीक है। तो अगले स्टेप में अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल की, अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं अगले पेज पे यहां पर निकाल लेता हूं दरअसल में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 Q, न्यूमरेटर में मेरे पास है R प्लस ए का स्क्वायर, R प्लस ए का स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यह है R माइनस ए स्क्वायर, तो R माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, डिवाइड में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आ गया a माइनस बी ए प्लस बी, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इसका भी स्क्वायर है तो इसके ऊपर ओवरऑल स्क्वायर आ जाएगा, साथ में पी कैप मल्टीप्लाई में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है मेरे को तो वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Q।
अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो न्यूमरेटर में आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू आर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 RA, क्योंकि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब साइन को हम चेंज करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास इवेंचुअली आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर साथ में पी कैप। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है मेरे पास मेरे बच्चे वो आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू मल्टीप्लाई में देखो हमारे पास कई सारे टर्म कैंसल आउट हो रहे हैं, आर स्क्वायर पॉजिटिव है आर स्क्वायर नेगेटिव है, ए स्क्वायर पॉजिटिव है ए स्क्वायर नेगेटिव है, लेकिन 2AR पॉजिटिव हो रहा है तो इनको ऐड कर दो तो ये आ गया 2AR डिवाइड में अपने पास मेरे बच्चे 4AR आ जाएगा, 2AR अगर हमने ऐड करा 4AR डिवाइड में आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू पी कैप। अब इससे ज्यादा और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। तो किसी भी डाइपोल के एक्सिस पर अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला ये रहेगा। हाँ, इस फॉर्मूले में एक मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। अगर हम एक कंडीशन माने इफ आर इज ग्रेटर देन ए, यानी आर की वैल्यू ए से बहुत ज्यादा बड़ी है, आर की वैल्यू ए से बड़ी है, इसका मतलब क्या कि आर दरअसल में डाइपोल के सेंटर पॉइंट और पॉइंट के बीच की डिफरेंस है। आर के बहुत बड़ा होने का मतलब है आर हमारा डाइपोल से बहुत ज्यादा दूर है, कि मतलब अगर मान लो डाइपोल के बीच की डिस्टेंस अगर 1 मीटर है तो डाइपोल के सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस मान लो 1000 मीटर होगी, यानी हमारा पी पॉइंट डाइपोल के सेंटर से बहुत ज्यादा दूर है। तो अगर आर की वैल्यू समझना, आर की वैल्यू अगर ए से बहुत बड़ी है, मैंने बोला आर मान लो अगर 1000 है और ए मान लो अगर 1 है, ए क्या है डाइपोल में दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, तो अगर आर की वैल्यू ए से बहुत ज्यादा है तो अपने आप नोटिस करो आर स्क्वायर में से अगर ए स्क्वायर में माइनस करूंगा, अगर आर अगर 1000 था तो 1000 का स्क्वायर आएगा 10 की पावर 6 और ए अगर 1 था तो 1 का स्क्वायर आएगा 1, तो 10 की पावर 6 में से अगर 1 घटाओगे यानी 1 लाख में से 1 हटाओगे तो लगभग आपके पास बचेगा 9,99,999, ठीक है, और सॉरी 10 की पावर 6 तो 10 लाख हो जाएगा, तो आप हाँ 10 लाख होगा, 10 लाख में से अगर आप 1 हटाओगे तो आपके पास बचेगा 9,99,999। तो यार एक तरह से ऐसा समझो लगभग कुछ हटाया नहीं आपने। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आर बहुत ज्यादा बड़ा है ए से तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मोटा मोटी तौर पे आप आर स्क्वायर ही लिख सकते हो। भाई 10 की पावर 6 में से अगर 1 घटाओगे तो ऐसा है क्या कुछ घटा रहे हो क्या? एक्चुअली में तो घटा रहे हो लेकिन वैल्यू में कोई फर्क आएगा नहीं, तो हम आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आर स्क्वायर के बराबर मान लेंगे। और अगर हमने ऐसा माना तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी मेरे बच्चे, मतलब हमारी नहीं, इस डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका फॉर्मूला आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में अपने पास 4AR बचेगा और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह हम लोग लिख देंगे सिर्फ आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का भी स्क्वायर करना है, साथ में पी कैप है, बस फटाफट इसे कैलकुलेट कर लो। ये आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4AR, आर की पावर आर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है तो आर की पावर 4, आर से आर की पावर 4 कैंसिल, आर क्यूब आ गया। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है एक्सियल पॉइंट पे उसकी वैल्यू आ रही है, ये Q इंटू 4A लिखा है तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखता हूं इसको, 2 इंटू यहां से 2 बचा तो मैं इसे लिख दे रहा हूं Q इंटू 2A, यानी Q और 2A को एक साथ लिख दिया और एक 2 को अलग लिख दिया, क्योंकि इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा Q इंटू 4A ही तो आएगा। मैंने इस चीज को ऐसे लिख दिया है, अभी आप समझ जाओगे मैंने ऐसे Q लिखा था, इंटू क्या बचेगा आर क्यूब। अब यार समझदार बच्चे जरा ध्यान से देखो, Q इंटू 2A को क्या लिखते हैं, ये हमारा डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, साथ में मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास पी कैप है, तो ये डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है। आप डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड ले लो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी मेरे बच्चे, हमारे पास बचा है यहां पर 2 P इंटू 2A अगर करोगे तो इसे हम लोग P लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब है, साथ में P कैप है। अब P और P कैप को मल्टीप्लाई करोगे, P डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है और P कैप डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे बच्चे ये बन जाएगा आपका P वेक्टर। देखो हमने पढ़ा था ना P कैप, P वेक्टर और P का प्रोडक्ट है, P को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो P इंटू P कैप P वेक्टर हो जाएगा, तो P इंटू P कैप को मैंने P वेक्टर लिख दिया डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला आ गया। पर याद ना ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लग सकता है अगर आर की वैल्यू ए से बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आने वाली ये हमने निकाल लिया। अब किसी बच्चे को ये लग सकता है साइकोलॉजिकली यार ये तो बहुत लंबा काम है, इतना करना पड़ा। आप नोटिस करो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना पड़ा है, सिंप्लीफिकेशन लंबा है, लॉजिक तो बड़ा सिंपल है।
और लॉजिक बस इतना सा है कि आपको इन दोनों पॉइंट चार्जेस की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और इसे निकालने के लिए आप सेंटर से डिस्टेंस आर लोगे। आप किसी भी चार्ज से डिस्टेंस आर मत लेना, सेंटर ऑफ डाइपोल से डिस्टेंस आर लेना और डाइपोल की डिस्टेंस 2a मानकर सॉल्व करना, बड़े आराम से आंसर मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग ये काम कर लोगे, और मैं एडवाइस करूंगा आपको कि ये सारी बातें नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि नोट्स आप अपनी हैंडराइटिंग में अगर बनाओगे तो आप ज्यादा लंबे टाइम तक चीजें याद रख पाओगे। आई होप ये वाला आइडिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली, दोनों केसेस में निकाल ली कि वैसे एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये आएगी, अगर आर की वैल्यू ए से बड़ी हो गई तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आने वाली है। ठीक, ये आ गई एक्सियल पॉइंट पे। अब निकालते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो पहले ये समझते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन होती क्या है। तो अगर मान लो हमने एक डाइपोल सिस्टम लिया, देखो इतना बड़ा, इतना सारे फिगर में लाइनें वेक्टर वगैरह देख के, एरो वगैरह देख के कई सारे बच्चे तो ऐसे ही घबरा जाएंगे, लेकिन भैया मैं आया हूं तुम्हें समझाने और समझा के जाऊंगा। बस आपको मेरे साथ रहने की जरूरत है, आराम से ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आप जब पिक्चर को एज होल देखोगे तो ये डराएगी, लेकिन अगर आप सेगमेंट बाय सेगमेंट देखते चले जाओगे कि किसका क्या मीनिंग है, तो आपको बड़े आराम से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डाइपोल को देखना है। तो डाइपोल हमें दिख गया, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच के डिस्टेंस 2a है और इनका सेंटर पॉइंट यहां कहीं होगा। तो ये हो गया डाइपोल। अब इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है, तो डाइपोल का जो मिडिल पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ डाइपोल, अगर आप उससे डाइपोल में दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करोगे, हमने क्या करा, दोनों डाइपोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और ये परपेंडिकुलर सेंटर वाले पॉइंट से ही ड्रॉ करना है। तो ये जो लाइन है इसे इक्वेटोरियल लाइन बोलोगे, और इस इक्वेटोरियल लाइन पे जो भी पॉइंट आप लोगे उसे आप इक्वेटोरियल पॉइंट मान सकते हैं। तो हमें इस इक्वेटोरियल पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस की वजह से, यानी डाइपोल की वजह से निकालनी है। बहुत सिंपल है, कैसे निकालेंगे, फिर से कहानी वही है। हम लोगों ने ऐसा मान लिया कि डाइपोल की टोटल डिस्टेंस अगर 2a है, और अगर हमारा ये जो पॉइंट है इसे मैं a मान ले रहा हूं, a पॉइंट सेंटर ऑफ डाइपोल है, तो ये डिस्टेंस a हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी a हो जाएगी। अब हमें a पॉइंट से p पॉइंट जो कि r डिस्टेंस दूर है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो जरा ध्यान से देखें, अगर हम लोग ये एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करा है, तो ये डिस्टेंस अगर a है, ये डिस्टेंस अगर r है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √r² + a²। बाय द सेम लॉजिक यहां पर भी अगर हम लोग ये डिस्टेंस निकालें, एक काम करते हैं, यहां पर हम इनको नाम दे देते हैं, दरअसल में कैपिटल X और कैपिटल Y। तो यहां पर अगर हम लोग ये डिस्टेंस निकाले py, तो ये भी डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस अगर r है, तो py डिस्टेंस आ जाएगी √r² + a²। अभी आप समझ जाओगे डिस्टेंस हमने क्यों निकाली, क्योंकि p पॉइंट पर अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं q पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा p पॉइंट पर। अब अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/4πε0 चार्ज का मैग्नीट्यूड q, और चार्ज और पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की लेंथ है r² + a², अंडर रूट में। तो हमें इसका स्क्वायर करना होगा, ना हमें a चाहिए ना हमें r चाहिए, बल्कि ये डिस्टेंस चाहिए। तो हम √r² + a² का भी स्क्वायर करेंगे। लेकिन ये तो हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन अगर मेरे को निकालनी है तो डायरेक्शन देखो x से p की तरफ जा रही है। अभी इस डायरेक्शन को मैं डाइपोल की डायरेक्शन के हिसाब से नहीं बता सकता, या डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से नहीं बता सकता, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है लेफ्ट की तरफ। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉइंट पर लाइन और पॉइंट को ज्वाइन, चार्ज और पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के सीधे निकल जाएगी अपोजिट। पी पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो पॉजिटिव चार्ज से अवे जाएगी। तो हमने पॉजिटिव चार्ज से अवे निकाल दी। आई होप आपके दिमाग में बात बैठ गई होगी। तो अब ये डायरेक्शन तो इससे बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी है ना, तो हम इस डायरेक्शन को p के टर्म में बोलने की बजाय ये बोल देंगे कि x से p की तरफ है। तो हमने डायरेक्शन ऐसे लिख दी, टुवर्ड्स xp। फिर ऐसे हम लोग नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो नेगेटिव चार्ज की p पॉइंट से डिस्टेंस सेम ही आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, तो अंडर रूट का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा, तो ये बेसिकली हम हटा ही देते हैं सीधे। सेम चीज यहां पर भी आ जाएगी, 1/4πε0 q अपॉन r² + a², क्योंकि इस अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो पी से वाई की तरफ है, इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ है, तो यहां पर डायरेक्शन हम लिख देते हैं टुवर्ड्स पी वाई। अब हमें इन दोनों वेक्टर का सम करना है, तभी पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। तो सम करने के लिए थोड़ा सा काम करते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की हेल्प लेते हैं। देखो, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, और ये दोनों डिस्टेंस अगर सेम है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में सेम लेंथ वाली साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा। अब आपको ये दिख रही होगी बीच वाली लाइन जो हॉरिजॉन्टल से मतलब ये वाली जो लाइन है, ये लाइन दरअसल में इस ट्रायंगल के बेस के पैरेलल है, और अगर ये लाइन इस ट्रायंगल के बेस के पैरेलल है तो ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं तो ये भी थीटा आ जाएगा। ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे तो ये भी बराबर हो जाएंगे। तो हमें ये एंगल्स मिल गए। अब जरा नोटिस करना, जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस हॉरिजॉन्टल के साथ दरअसल में थीटा एंगल बना रही है। तो हम इस थीटा के दो कंपोनेंट, इस थीटा डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं इस डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट करूंगा तो एक आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका कॉस थीटा, क्योंकि एंगल जिस लाइन के डायरेक्शन में आपने मेजर करा है उसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट हमेशा कॉस थीटा से निकलता है। और एक आएगा इसके परपेंडिकुलर, वो आएगा E प्लस क्यू, ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इनटू साइन थीटा। ऐसे ही ये नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एक मिनट पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अलग कलर से दिखाई दे, और कोई बढ़िया सा कलर लेते हैं जो थोड़ा सा डार्क हो आपको दिखाई दे जाए। चलो ब्लू कलर लेते हैं, या एक काम करते हैं पर्पल ले लेते हैं। तो इस नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो नीचे की तरफ है, इसका थीटा के डायरेक्शन में कंपोनेंट अगर हम करेंगे तो ये आएगा मेरे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इनटू कॉस थीटा, और अगर हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे तो वो इस तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इनटू साइन थीटा। अब देखो कंपोनेंट का फायदा क्या मिला। कंपोनेंट का फायदा हमें ये मिला कि हमें दिख रहा है ये साइन थीटा वाले कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, लेकिन कॉस थीटा वाले कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से या नेगेटिव चार्ज की वजह से हम निकालें, उनका मैग्नीट्यूड देखो दोनों केस में सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है इनके साइन थीटा वाले कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर बट अपोजिट डायरेक्शन में अगर होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो जो साइन थीटा कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो हम सीधे ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज and electric field due to negative charge will cancel out each other, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है। तो इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे को निकालनी है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दरअसल में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज का cos थीटा कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज का cos थीटा कंपोनेंट का सम आ जाएगा। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। इस बात को समझने में मेरे किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हो रही है। और नोटिस करो इन दोनों के जो कंपोनेंट्स हैं वो राइट की तरफ जा रहे हैं, जबकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ। यानी इन दोनों डायरेक्शन को हम किस डायरेक्शन में ले सकते हैं, नेगेटिव ऑफ पी कैप। तो यानी यहां पर अभी जहां डायरेक्शन नहीं लिखी थी, जहां पर मैं डायरेक्शन के नाम पे टुवर्ड्स एक्सपी या टुवर्ड्स पी लिख रहा था, अब वो साफ साफ मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये दोनों ही दरअसल में माइनस पी कैप की डायरेक्शन होगी। आई एम प्रीटी मच श्योर मेरे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही होगी, इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है मैं यहां पर दोनों जगह क्या साथ में लिख सकता हूं मेरे बच्चे, माइनस पी कैप, और मस्त एक मिनट पी कैप क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि वेक्टर है ना, तो मेरे पास यहां वेक्टर आने चाहिए, ये तो बस मैग्नीट्यूड आएगा। तो यार बस इन दोनों को मेरे को ऐड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा अब हमें पता नहीं है, तो लेकिन कॉस थीटा हमें ये तो पता है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकल आएगा। तो अगर ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं आपके लिए यहां पे बात कर लेता हूं इन ट्रायंगल एक्स ए पी, हमारा एंगल ए 90 डिग्री है। तो अगर एंगल ए 90 डिग्री है तो अगर मैं कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाऊं, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक्स ए पी इतने से ट्रायंगल को देखो, मैं थोड़ा सा आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं, एक मिनट।
एक्स ए पी, ये ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि आप cos थीटा देखो, तो बेस हो जाएगा हमारा a और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मैं ले लूंगा बस। तो यही वैल्यू मैं cos थीटा की रख देता हूं। अच्छा नोटिस करो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो एग्जैक्टली ये वैल्यू अगर मैं ऐड करूंगा डबल हो जाएगी। साथ में क्या हो जाएगा, cos थीटा का मल्टीप्लाई करना, cos थीटा कितना हो गया मेरे बच्चे, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। साथ में मेरा मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगा माइनस पी कैप से। तो ये मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर आ रहा है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे यहां पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ऊपर पावर 1 है, पर यहां पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ऊपर अगर अंडर रूट है, तो अंडर रूट का मतलब आप सबको पता है कि पावर 1/2 होती है। मेरी हर बच्चे को, मेरी हर जनता को ये पता होना चाहिए क्लास 12th में कि अंडर रूट ए का मतलब तो ए की पावर 1/2 है ना। वैसे यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब इसके ऊपर पावर 1/2 है, लेकिन क्योंकि यहाँ प्लस है तो आप पावर को 1/2 से, मतलब पावर 2 को 1/2 से कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस है। हाँ लेकिन ये दोनों बेस सेम है, तो सेम बेस अगर मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो अगर मैं पावर्स ऐड कर दूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में आ जाएगी 2q a डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर है 1 और इस अंडर रूट की पावर हो जाएगी 1/2, साथ में माइनस पी कैप, इसकी डायरेक्शन हो गई। तो अगली स्लाइड पर अगर मैं फाइनल आंसर लिखना चाहूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, मैं ऐसे लिख रहा हूं Q, साथ में मल्टीप्लाई में 2 और a एक साथ लिख दे रहा हूं मैं, Q को अलग लिख दिया, 2 एक साथ लिख दिया। समझदार बच्चे जानते हैं ऐसा क्यों करा है। ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन में। अब देखो 1 में 1/2 ऐड करोगे तो यार मेरे प्यारे बच्चों आपको ये तो पता होगा ना, 1 में 1 ऐड करोगे, 1/2 अगर ऐड करोगे तो आंसर 3/2 आएगा। भाई 2 कैल्शियम लिया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 1 2 प्लस 1 3, 3/2 आने वाला है। तो ये आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, साथ में मल्टीप्लाई में माइनस पी कैप है। बाकी समझदार बच्चे जानते हैं Q इंटू 2a, तो डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो Q इंटू 2a होता है। तो ये वैल्यू अगर मैं ऊपर रख दूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, देखो मैं कर कुछ नहीं रहा हूं, अब बस सिंप्लीफाई कर रहा हूं। एक बार मैंने ये बता दिया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से cos थीटा वाले कंपोनेंट्स को ऐड करके आएगा। इसके बाद बस सिंप्लीफिकेशन ही सिंप्लीफिकेशन है जो तुम्हें 6 क्लास से सिखाया जाता है। ठीक है, लेवल बढ़ते 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 शुरुआत 6 क्लास से होती है, आपको आ गया होगा। तो यहां पर P आ गया, साथ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा सा मैं ढंग से लिखूंगा, यहां 1 लगा दूंगा, यहां पर मैं P लिख दूंगा, इसके डिवाइड में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखूंगा, पावर 3/2 हो गई, यहां पर माइनस पी वेक्टर है। तो अब P इंटू पी कैप अगर करोगे, ये P कैप है, तो P इंटू पी कैप करोगे तो P वेक्टर बनेगा बट नेगेटिव बनेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इवेंचुअली आएगा माइनस पी वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, या ऐसे लिख सकते हो आप 1 P इधर लिख दो और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 यहां पे लिख दो। थोड़ा सा राइट में आ जाता हूं ताकि आपको ये चीज दिखाई दे कि मैंने करा क्या है। ये कर दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। माइनस क्यों आया, क्योंकि दरअसल में हमारी जो रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसकी डायरेक्शन इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से उल्टा आ रही है, इसीलिए माइनस साइन आया है। ये माइनस साइन बस वेक्टर के लिए। अगर मैग्नीट्यूड मैं पूछूं तो मैग्नीट्यूड तो बस इतना आ रहा है। ठीक है, यानी अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेटोरियल पोजीशन पर मैग्नीट्यूड पूछूं बस, तो मैग्नीट्यूड के लिए आप माइनस साइन हटा दोगे, मैग्नीट्यूड के लिए मॉड लोगे ना, मॉड लोगे तो माइनस साइन हट जाएगा, तो आपके पास बचेगा पी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय, पूरा अगर ढंग से लिखें तो ऐसा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपके पास Q, डिवाइड में आ जाएगा मेरे बच्चे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ काम करेगा मेरे बच्चे मैग्नीट्यूड के लिए। आई एम प्रीटी मच श्योर मेरी जनता को ये बात समझ में आ रही होगी, इस बात को समझने में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कोशिश करेंगे उसका निवारण करा जाए। देखो एक्चुअल में जितने ज्यादा आप डाउट डिस्कस करोगे, जो भी आपके मन में सवाल आए, जितना ज्यादा अपने टीचर्स के साथ आप कंसल्ट करोगे, उतना ज्यादा आप सिली मिस्टेक कम करोगे, उतना ज्यादा आप टॉपिक को अंडरस्टैंड करोगे। पर एक बार टॉपिक आ गया तो आप बड़े आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। जब बच्चे ये बोलते हैं कि सर मैंने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया है बट न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते,
तो कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है बट न्यूमेरिकल नहीं बन रहे, पर ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर पाओगे, एटलीस्ट इजी एंड मॉडरेट वाले तो कर ही पाओगे। डिफिकल्ट वाले के लिए हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, नो डाउट, लेकिन इजी मॉडरेट वाले हो जाएंगे। और हमारी जो रेफरेंस बुक्स होती हैं उनमें मोस्टली इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस ही दिए होते हैं। तो इसीलिए अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बट न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे, इसका मतलब है अभी भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट की उतनी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई है। तो आप एक दो बार उसके डेरिवेशंस, अगर फिजिक्स में है तो डेरिवेशन खुद से प्रैक्टिस करो, उसके सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में डालो, कैसे आप वेक्टर तोड़ते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर काम कर रहे हो, कैसे आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। जब ये बातें याद रहेंगी तो पक्का आपसे न्यूमेरिकल भी बनेंगे, इजी मॉडरेट वाले तो बड़े आराम से बन जाएंगे। फिर आपका ये बोलना ही बंद हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं बट न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और न्यूमेरिकल भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये इक्विटोरियल पोजीशन का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया। अब यहां पर एक छोटा सा करेक्शन है, यहां क्यू नहीं है एक्चुअल में, यहां पर हमारे पास पी है। ठीक है, तो हम पी रख देंगे यहां पर। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर भी वही वाली बात, मैं एक कंडीशन लेता हूं कि अगर आर बहुत ज्यादा बड़ा है ए से, यानी हमारा इक्विटोरियल पॉइंट जो है वो हमारे डाइपोल के डिस्टेंस से बहुत ज्यादा दूर है, तो यहां पर भी एक अजम्पशन हम मान सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मोटा माटी तौर पे आर स्क्वायर होगा। तो अगर वो वैल्यू मैं यहां पर रख दूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस केस में आ जाएगी 1/4πε0 पी अपॉन ए स्क्वायर हट जाएगा एक तरह से, तो आर स्क्वायर के ऊपर पावर 3/2 आई, तो पावर के ऊपर पावर अगर है तो दोनों मल्टीप्लाई होंगी, तो मल्टीप्लाई की वजह से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारे पास 3। तो ये आर क्यूब आ गया। तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा, बट एक अजम्पशन में। ये अजम्पशन तब है अगर आर की वैल्यू ए से बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया है कि डाइपोल में चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हमेशा कम होती है। ये चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होगी, ये 1 मीटर 2 मीटर थ्योरेटिकली आप बोलते हो, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत कम होती है, नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में माइक्रोमीटर्स में होती है। और ये डिस्टेंस अगर ज्यादा हो गई, पी पॉइंट हमारा इस सेंटर वाले इन दोनों पॉइंट, इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस अगर ज्यादा हो गया तो हम ये अजम्पशन फॉलो कर सकते हैं। आई होप ये वाला अजम्पशन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। अब कई बुक्स में ये कंपैरिजन आपको बहुत ज्यादा दिया जाता है, इस कंपैरिजन को अच्छे से हम लोग समझेंगे कि अगर हमें एक शॉर्ट डाइपोल दिया है, शॉर्ट का मतलब जिस डाइपोल का ए बहुत छोटा है आर के कंपैरिजन में, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल इक्विटोरियल पोजीशन पे क्या होती है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे लिखूं मैग्नीट्यूड, तो आपको याद है उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है 2p/4πε0 आर क्यूब। तो यही फॉर्मूला यहां पे लिख देते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1/4πε0 इंटू 2p/r क्यूब। पर यही अगर मैं इक्विटोरियल पोजीशन पे निकालूं मैग्नीट्यूड, मैं अभी डायरेक्शन नहीं लिख रहा, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड कंपेयर करेंगे हम लोग 1/4πε0, और इक्विटोरियल पोजीशन पे शॉर्ट डाइपोल के लिए जो फॉर्मूला है वो है 1/4πε0 p/r क्यूब। तो साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा p/r क्यूब। तो मेरे समझदार बच्चों को दिख रहा होगा ये पूरा टर्म तो डिनोमिनेटर में भी लिखा हुआ है, यानी सॉरी नीचे वाले एक्सप्रेशन में भी लिखा हुआ है। तो इस पूरे टर्म की जगह अगर मैं इसे इक्वेशन 1 मान लूं, इसे 2 मान लूं, तो इस पूरे टर्म की जगह इक्वेशन 1 में ई इक्वेटोरियल लिखा जा सकता है। और अगर ई इक्वेटोरियल लिखा जा सकता है तो हम अपना जो फॉर्मूला है वो ऐसे लिख सकते हैं, ई एक्सियल इज इक्वल टू, ये 2 बच जाएगा हमारे पास, इनटू 2 इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल। वैसे तो इक्वेटोरियल लिखा जाता है, मैं कई बार इक्वेटोरियल लिख देता हूं। ठीक है, तो आई एम श्योर ये आइडिया आप लोगों को पकड़ में आ गया होगा, इसको समझने में मेरे किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये आइडिया आपको क्लियर हुआ गया है, क्लियर हुआ है कि शॉर्ट डाइपोल के लिए, यानी जिसका ए बहुत छोटा होगा, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस डाइपोल में बहुत कम होगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होने वाला है। अब अगर यहां तक आइडिया क्लियर है तो अगली चीज हमें जो सीखनी है वो है दरअसल में डाइपोल को अगर हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से किसी डाइपोल की है, अभी हमने डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था, अब हमने डाइपोल को किसी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी तीसरे चार्ज की होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइपोल को रख दिया है। अब हम इसका बिहेवियर देखना चाहते हैं, तो हमने डाइपोल को दरअसल में थोड़े से एंगल पर रखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो अभी हमने मान लिया डाइपोल का जो एंगल है वो दरअसल में थीटा है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहे हैं ये थीटा है।
अब जैसे हम लोग डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डाइपोल में जो पॉइंट चार्जेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, और पॉइंट चार्जेस का मैग्नीट्यूड अगर क्यू दिया हुआ है तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाने वाली उसका फॉर्मूला होगा क्यू इंटू ई। और पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी फोर्स लगाती है उसकी डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट में है तो इस पॉजिटिव चार्ज पर ये जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो भी राइट पे लगेगा। पर नेगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी उसका मैग्नीट्यूड तो क्यू ई ही आएगा, पर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। ये कन्वेंशन हम पहले से ही पढ़ते हैं। मैं फिर से बता दूं, ये सारी बातें डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में कवर करी हैं। अगर ये नहीं पता है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा प्रीवियस लेक्चर्स जरूर गो थ्रू करना, क्योंकि उनका कनेक्शन है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगेगा और वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, तो ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगा दिया। नेगेटिव चार्ज पर फोर्स क्यू ई के बराबर ही आएगा, जहां पर क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड है, लेकिन वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट लगेगा, तो हमने इस फोर्स से अपोजिट लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट लगा दिया। अब जरा नोटिस करोगे डाइपोल इस तरह का एक डंडा होता और इस डंडे पर ऊपर की तरफ आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा होता और नीचे पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा होता। तो ये दोनों फोर्स, ये मेरा हाथ पीछे की तरफ जा रहा है, ये मेरा हाथ आगे की तरफ जा रहा है, तो देखो ये अपने आप ही डाइपोल क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा। तो दरअसल में ये दोनों फोर्स इस डाइपोल को घुमाने का काम करने लगेंगे, और अगर ये दोनों फोर्स डाइपोल को घुमाने लग गए तो ये दोनों फोर्स डाइपोल पर टॉर्क लगा देंगे। तो ये दोनों फोर्स कैपेबल हैं डाइपोल पर टॉर्क लगाने के लिए। पर जरा नोटिस करो दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं नेट फोर्स ऑन डाइपोल कितना है, नेट फोर्स ऑन डाइपोल कितना है, वो 0 है। क्यों? क्योंकि एक फोर्स डाइपोल पर क्यूई मैग्नीट्यूड का आगे लग रहा है और क्यूई मैग्नीट्यूड का एक और फोर्स पीछे लग रहा है। तो एक ही चीज पर दो अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेंगे तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और उस बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। और अगर इस बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो गया तो उसकी वजह से जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो भी 0 आएगा, क्योंकि न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो उसका ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 हो जाएगा, यानी नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। यानी ये जो हमारा डाइपोल है ये ना तो आगे कहीं जाएगा या नहीं पीछे कहीं जाएगा, ये बात तो पक्की है। पर ये दोनों फोर्स क्योंकि डाइपोल को घुमा सकते हैं तो इस डाइपोल में टॉर्क जरूर आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जरूर आएगा। ठीक है, ये बात समझ के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये बोलना कि नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज 0 बट टॉर्क इज प्रेजेंट। टॉर्क तो प्रेजेंट है मेरे भाई, टॉर्क तो पक्की बात है डाइपोल पे प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि एक फोर्स डाइपोल को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, एक फोर्स ऊपर ले जाने की। मैंने आपको बताया ना, जैसे ये डाइपोल अगर रखा है, ये फोर्स अगर आगे लग रहा है, ये फोर्स अगर पीछे लग रहा है, तो धीरे धीरे डाइपोल घूमने लगेगा। और अगर कोई फोर्स बॉडी को घुमा सकता है तो उस फोर्स से क्रिएट होगा टॉर्क, यानी इस पर्टिकुलर डाइपोल पे टॉर्क तो जरूर लगा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम निकालना चाहते हैं ये टॉर्क कितना होगा। तो अगर मैं टॉर्क कैलकुलेट करना चाहूं तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो टॉर्क का फॉर्मूला अगर मेरे को निकालना है तो इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम लग रहा है, तो इनमें से किसी भी एक चार्ज को ले लो, ठीक है, ईदर फोर्स ऑन ईदर चार्ज, दोनों में से किसी भी चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसे ले लो, मल्टीप्लाई कर दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, चार्जेस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये टॉर्क का फॉर्मूला है। तो अगर मैं फोर्स ऑन ईदर चार्जेस निकालूं वो हो जाएगा मेरे बच्चे Q इंटू ई, मल्टीप्लाई मेरे को करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, यानी इस चार्ज की इस चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा जो उस लाइन पर परपेंडिकुलर हो जिस पर ये दरअसल में चार्ज रखा हुआ है। तो ये आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मेरे को निकालनी है तो कैसे निकालूंगा भाई, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये सारी लाइनें इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। और अगर डाइपोल का पूरा डिस्टेंस में 2a ले लूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। मैं नाम दे देता हूं, ये मान लो A पॉइंट है, ये मान लो B पॉइंट है और ये मान लो C पॉइंट है। तो आपको ये तो मेरे बच्चे बड़े आराम से दिख रहा होगा, इन ट्रायंगल ACB एंगल C 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। मैं आपके लिए चाहूं तो इसे हाईलाइट भी कर देता हूं, ठीक है, ACB ये
इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल की थीटा वैल्यू अगर है तो मैं साइन थीटा निकाल सकता हूं कि साइन थीटा कितना होगा। तो साइन थीटा हो जाएगा इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर इनटू अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो गया BC अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया 2a। तो अगर मेरे बच्चे यहां से मैं BC की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगा 2a साइन थीटा। मैंने BC क्यों निकाला? क्योंकि BC ही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस के बीच में, और मुझे मेरे बच्चे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि BC आने वाली थी, तो BC की वैल्यू हम रख देंगे 2a साइन थीटा। थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख देते हैं इसको। कैसे एडजस्ट? ये मैंने E लिखा, Q और 2a को एक साथ ब्रैकेट में लिख दिया, इनटू साइन थीटा लिखा। अब Q इंटू 2a अब तक तो आपको रट गया होगा, ये डाइपोल मोमेंट होता है, तो टाउ की वैल्यू आ जाएगी, डाइपोल मोमेंट P लिखा, E लिखा इनटू साइन। तो ये डाइपोल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाले टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, टॉर्क ऑन डाइपोल आ गया। लेकिन याद रखना ये टॉर्क का बस मैग्नीट्यूड है, बट हमें पता है टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ये दरअसल में मैग्नीट्यूड है ऑफ टॉर्क। अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूं तो मैं वेक्टर फॉर्म कैसे लिखूंगा? तो हमें दिखाई दे रहा है टॉर्क दरअसल में PE साइन थीटा आ रहा है। अब अगर P के बारे में बात करें तो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर होता है, यानी ये दोनों वेक्टर का हमने साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर रखा है। अब दो वेक्टर का साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई किस में आता है? तो आपको याद होना चाहिए, ये आता है मेरे बच्चे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखना चाहता हूं टाउ का, तो वो आ जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये टॉर्क का वेक्टर फॉर्म आ गया। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर फॉर्म जो टॉर्क का आने वाला है वो ये आ जाएगा मेरे बच्चे। तो ये स्केलर फॉर्म के लिए सीधा फॉर्म लगाना P sin थीटा, और वेक्टर फॉर्म के लिए अगर P वेक्टर और E वेक्टर दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगाना। यहां पर थीटा क्या होता है? याद रखना, थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच का एंगल। अब ये टर्म आपको पता होना चाहिए कि थीटा क्या चीज है मेरे बच्चे। मुझे उम्मीद है मेरी ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बस एक छोटी सी चीज मैं आपके लिए और एक्स्ट्रा करना चाहूंगा मेरे बच्चे। जैसे मैं टॉर्क का फॉर्मूला तो पता चल गया, यहां तक आपको भी पता चल गया, लेकिन अगर मैं जानना चाहूं कि मेरा ये जो टॉर्क है इस पर्टिकुलर डाइपोल के ऊपर, ये मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? अब देखो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू के लिए ना तो मैं P बदल सकता हूं ना E, क्योंकि ये से फिक्स रखना है। बदल क्या सकता है? थीटा। यानी मेरा जो डाइपोल है वो कभी ऐसे रखा हो सकता है, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। डाइपोल को तो मैं किसी भी डायरेक्शन में रख सकता हूं ना इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो मुझे टॉर्क की जो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वो डाइपोल के ओरिएंटेशन के हिसाब से निकालनी है। तो टाउ को अगर मेरे को मैक्सिमम करना है, ना तो मैं P छेड़ सकता हूं ना E, मैं छेड़ किसको सकता हूं? सिर्फ साइन थीटा को। तो फॉर मैक्सिमम टाउ साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम। जरा नोटिस करो साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा अगर हम लोग बात करें, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और ये कब आएगा? जब थीटा 90 डिग्री हो। तो इसका मतलब है, ये कंडीशन स्कूल में बहुत पूछी जाती है मेरे बच्चे, कि दरअसल में अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टाउ को मैक्सिमम करना चाहते हैं, टॉर्क को मैक्सिमम करना चाहते हैं, तो ये कब आएगा? जब थीटा 90 डिग्री हो। मतलब हमारा डाइपोल एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हो, यानी डाइपोल ऐसे रखा हो। ठीक है, अगर मैं वाइड स्क्रीन पर आपको बताऊं तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ऐसी है, तो हमारा डाइपोल कैसे रखा होना चाहिए? हमारा डाइपोल इसके परपेंडिकुलर रखा होना चाहिए। अगर यहां माइनस है तो एग्जैक्टली यहां प्लस होना चाहिए, ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में इन दोनों दरअसल में ये चार्जेस पर जो टॉर्क लगेगा या इस डाइपोल पर जो टॉर्क लगेगा वो मैक्सिमम होगा बाकी किसी और ओरिएंटेशन से। चाहे आप ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, या उल्टा करके भी रख दो, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी तो भी टॉर्क इतना ज्यादा नहीं होगा जितना इस केस में होगा। इस केस में टॉर्क मैक्सिमम है। और कब तक लगता रहेगा? जब तक ये टॉर्क इन दोनों चार्जेस को घुमाकर एकदम सीधा ना कर दे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में ले आए। क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में टॉर्क आएगा, सॉरी हमारा डाइपोल आएगा, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में डाइपोल आ गया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, डाइपोल भी इसी डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा राइट में और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा लेफ्ट में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। या डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो P वेक्टर हो गया, E वेक्टर, P और E के बीच में जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 0। E 0 हो गया
तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो साइन जीरो अगर हो गया तो टाउ की वैल्यू पूरी पूरी क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब है अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में रखा है तो उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो उस पर नेट टॉर्क जीरो आएगा। आपको दरअसल में इस सिचुएशन में यह बात याद रखनी है कि अगर हम लोग डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर नेट फोर्स तो जीरो आएगा, लेकिन नेट एक्सेलरेशन जीरो आएगा, बट टॉर्क जीरो नहीं होगा। ये टॉर्क दरअसल में डाइपोल को घुमाएगा, ठीक है। ये टॉर्क डाइपोल को घुमाने की टेंडेंसी रखता है। टॉर्क जीरो आ सकता है पर वो तभी आएगा अगर डाइपोल पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में रखा हो। आई होप ये वाली बात आप लोगों को पकड़ में आई है। इस बात को समझने में आप में से किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगर दिक्कत है तो जरूर बता दीजिएगा मेरे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रखते हैं उसका आइडिया हमें पता चल चुका है। अब हमें यह समझना है कि डाइपोल को अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा। बस 2 मिनट देना, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होने वाली है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है मगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट में है और मैं इन पॉइंट्स को नाम दे दूं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इज नॉन यूनिफॉर्म इन स्पेस या इन द गिवन रीजन, तो इसका मतलब ये होगा मेरे बच्चे कि ए पॉइंट और बी पॉइंट में क्योंकि डिस्टेंस है 2a के बराबर, यानी ये पॉइंट अलग जगह पर है, ये पॉइंट अलग जगह पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है जगह के हिसाब से, तो ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं आएगी। यानी इसका मतलब है ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं आने वाली। अब अगर इन दोनों पर अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बदलेगी, मैग्नीट्यूड बदलेगा, तो मैग्नीट्यूड बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अलग अलग आएगी तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, वो हमने फोर्स की डायरेक्शन इधर बना दी। पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, हमने वहां बना दिया। पर क्योंकि अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट्स पर अलग अलग है तो ये फोर्स सेम नहीं आएंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि अलग अलग है तो हम ये बोल सकते हैं फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो बराबर नहीं आएगा फोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज के। जैसे पिछले केस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यानी पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम थी, ए पॉइंट पर भी और बी पॉइंट पर भी, इसीलिए जो फोर्स क्यू पॉजिटिव चार्ज पे लग रहा है वो भी क्यू ही था और नेगेटिव चार्ज पे जो लग रहा है वो भी मैग्नीट्यूड क्यू ही था, बस डायरेक्शन अपोजिट थी। लेकिन यहां पर डायरेक्शन तो अपोजिट है, वो ठीक है, लेकिन फोर्स बराबर नहीं होंगे, फोर्स के मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होंगे। और अगर फोर्स के मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं इस सिचुएशन में नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। और अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो मेरे बच्चे नेट एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा। यानी यहां पर ये डाइपोल क्या करेगा, अगर नेट फोर्स मान लो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स ज्यादा और नेगेटिव पे कम है तो ये डाइपोल आगे खसकने लगेगा, और अगर नेगेटिव पे फोर्स ज्यादा है और पॉजिटिव पे कम है, यानी इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो ये पूरा डाइपोल पीछे की तरफ खिसकने लगेगा। यानी यहां पर डाइपोल आगे पीछे मूव करेंगे, लेकिन क्योंकि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो इस सिचुएशन में टॉर्क जीरो हो जाएगा। अगर दोनों डाइपोल के चार्जेस का जो ओरिएंटेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो यहां पर टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, बट डेफिनेटली फोर्स जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, नेट एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह की सिचुएशन होती है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब इसी सारे पॉइंट्स को मैंने एक जगह पर आपके लिए कलेक्ट कर दिया मेरे बच्चे। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको डाइपोल के लिए बताए वो सारे इस जगह पर कलेक्ट कर दिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कोई नेट फोर्स नहीं होता है, लेकिन एक टॉर्क जरूर होता है। नेट फोर्स अगर डाइपोल पे जीरो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसकी वजह से कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा, लेकिन टॉर्क होने की वजह से ये डाइपोल जो होगा, मतलब टॉर्क डाइपोल पर जीरो आ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, पर वो तब होगा अगर हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए। टॉर्क डाइपोल पर मैक्सिमम कब होगा, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए। ये सारी बात है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ली तो उसके लिए लंबी लंबी बातें लिखी हैं, पढ़ने में हो सकता है डर लगे, लेकिन भाई काम की बातें याद रखोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन जाएंगे और जितने आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी बड़े आराम से बन जाएंगे। कि अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ले, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में जगह बदलने पर अपनी मैग्नीट्यूड को भी बदल लेगा, डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड बदल लेगा,
तो डाइपोल पर एक नॉन जीरो फोर्स रहेगा और नॉन जीरो टॉर्क भी रहेगा। फोर्स भी नॉन जीरो रहेगा, नॉन जीरो टॉर्क भी रहेगा। लेकिन अगर एक स्पेशल केस ले लो, जब डाइपोल दरअसल में इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल है, तो जो टॉर्क होगा वो तो जीरो हो जाएगा। यानी यहां पर देखो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो ऐसे केस में टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक फोर्स आगे खींचेगा, एक फोर्स पीछे खींचेगा, घुमा कुछ नहीं पाएगा। जैसे अगर डाइपोल ऐसे रखा है, तो एक फोर्स अगर पीछे लगे, एक फोर्स अगर आगे लगे, मान लो आगे वाला फोर्स स्ट्रांग है तो ये चीज आगे खिंच जाएगी, पीछे वाला फोर्स स्ट्रांग है तो ये चीज पीछे खिंच जाएगी, लेकिन घूम नहीं पाएगी। तो इस स्पेशल केस में टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में फोर्स नॉन जीरो रहेगा। नेट फोर्स तो आगे या पीछे कहीं ना कहीं डायरेक्शन में होगा। यही बात मैंने आपको बताई है, लिख दी है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट एंड ऑफ एन इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सेम एज दैट ऑफ द डाइपोल मोमेंट एंड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट इज अपोजिट टू दैट ऑफ डाइपोल मोमेंट। पता नहीं क्या बात बोल रहा है, अरे क्या बात बोल रहा है, ये देखो ना, अगर एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालोगे तो वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में आएगा। देखो इन दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है ना, यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा। बट अगर हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालें, ये ऑब्जर्व करने वाली बात है, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ऑब्जर्व करने आने चाहिए। लेकिन अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालें, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ठीक है, एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, कहां पर निकाली हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड? इक्वेटोरियल पॉइंट पे वेक्टर फॉर्म में यहां निकाली, तो यहां पे माइनस का टर्म आ रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। ये बात बोल रहे हैं। एम्पिटी मशहूरी वाली बात पकड़ में आ गई। जो बात मैंने बोली है वही लिख दी है बस यहां पर। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ शॉर्ट डाइपोल इज ट्वाइस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेटोरियल लाइन। यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो एक्चुअल में एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो डबल होगी इक्वेटोरियल पॉइंट का। यही बात यहां पर मेंशन्ड है, छोटी सी। अब ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो कैसे है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ऑब्जर्व कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाइपोल की निकालते हैं तो वो आर के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे आपने इक्विट एक्सियल पोजीशन पे निकाला हो तब भी अपॉन में आर क्यूब है, इक्वेटोरियल पे निकाला हो तब भी आर क्यूब है। तो शॉर्ट डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी एक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तेजी से डिक्रीज या इंक्रीज होती है, ठीक है, और डिक्रीज ही होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आर बढ़ेगा तो ई घटेगा। तो एक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तेजी से डिक्रीज करती है एज कंपेयर टू एक सिंगल पॉइंट चार्ज के। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आपको याद रखना। तो यहां पर डाइपोल का सारा कच्चा चिट्टा खत्म हो जाता है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। यहाँ पे डाइपोल की सारी बातें खत्म करी हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बाकी अगर आपको चीजें अच्छे से समझ में आई हैं तो अपना अप्रिसिएशन शो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। और आप मुझ तक अगर रीच आउट करना चाहते हो तो मुझ तक रीच आउट करने के सारे सोशल मीडिया लिंक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप रीच आउट कर सकते हो। टेलीग्राम पर मैं कोशिश करता रहूंगा कि आपको ये जो मटेरियल हम लोग जो प्रिपेयर करते हुए चलते हैं वो आप तक पहुंचता रहे, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहो, उसको डिस्कस करते रहो, ताकि अच्छे से आप उसको और सीख जाओ। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जम के पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, जो भी डाउट्स आते रहे जरूर उन्हें डिस्कस करते रहो। इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन।